आजादी के अमृत काल के भारत में आपने जाने कितनी बार भारत में मिलने वाले एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के विरोध में बहुत कुछ सुना होगा। बहुत बार सुना होगा कि इस देश की तरक्की नहीं हुई क्योंकि इस देश में जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। जाने कितने कथावाचक से लेकर के नेता आम चट्टी चौराहे के बहस में सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवी आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आरक्षण के मानने वाले या पूरे देश के समाजशास्त्री ये मानते हैं कि आरक्षण के अलावा दूसरी और दुनिया में कोई ऐसी नीति नहीं बनी जिसने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव ला दिया। अब इस बात को अभी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी इसी बात को दुनिया के एक बड़ी रिपोर्ट ने एंडोर्स किया है, यानी पुष्टि की है कि भारत के एससी एसटी ओबीसी के मिलने वाले आरक्षण के वजह से करोड़ों भारतीयों का भला हो रहा है। अपनी स्क्रीन पर उस रिपोर्ट को आप देखिए। ब्रिटिश गैर सरकारी संगठन की तरफ से जारी हुई ऑक्सफैम इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर रह गए लोग थे उनको आगे बढ़ाकर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी अपनाई गई है। यह रिपोर्ट दरअसल अरबपतियों के ऊपर थी, इसलिए इस रिपोर्ट का मूल पहलू तो यह है कि चंद अरबपतियों के हाथ में पूरी दुनिया की संपत्ति जा रही है, लेकिन भारत में आरक्षण की नीति की तारीफ की गई है। कहां हैं वे लोग जो आरक्षण पर चुटकुले बनाते हैं? कहां हैं वे लोग जो आरक्षण को भारत की बर्बादी का कारण मानते हैं? कहां हैं वे लोग जो मेरिट की हत्या जैसे कुतर्क को गढ़ करके आरक्षण का विरोध करते हैं? मैंने अपनी हाल ही की किताब जाति जनगणना अपनी स्क्रीन पर देखिए। किताबों को बार बार इसलिए आपसे साझा करता हूं क्योंकि किताबों से आप तसल्ली से किसी विषय को समझ सकते हैं। अभी की 15 मिनट की वीडियो में आपको बहुत तसल्ली से गहराई से सारी बात समझ में आ जाएगी, जरूरी नहीं है। 150-200 पन्ने की किताब 2-4 दिन के भीतर जब आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि आरक्षण की जरूरत पड़ी क्यों और कैसे आरक्षण को खत्म करने के लिए देश में क्या क्या नीति बनाई जा रही है और आरक्षण किस बुनियाद की जरूरत था और आरक्षण का भविष्य क्या है। मेरी किताब जाति जनगणना के आखिरी पन्नों में भी कुछ ऐसे ही खतरे दिखाए गए हैं कि इस देश में समानता और न्याय की संकल्पना पर, इंसाफ और इंसानियत के उसूल पर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है। और उस गैर बराबरी को दूर करने का आधार जब तक जाति जनगणना जैसा विषय नहीं होगा, जाति टूटेगी नहीं, और जाति टूटेगी नहीं तो जिस बुनियाद पर यह गैर बराबरी है यह इतनी बड़ी खाई पैदा कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में 100 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रह सकते हैं। वो 100 करोड़ कौन होंगे यह देश कभी जान ही नहीं पाएगा। और पीछे अभी ऑक्सफैम की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत की ही आर्थिक हालात का बयान क्या है, स्क्रीन पर देखिए। 1% आबादी 40% संपत्ति, 1.5% आबादी 60% संपत्ति और 3% आबादी 90-99% संपत्ति, और बाकी भारत गरीब। हम भी जानना चाहते हैं कि गरीब भारत कौन सा है। इस पर सोचिएगा और इस किताब को मंगाने के लिए नीचे आपके कमेंट बॉक्स में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। अमेज़न पर जाइए, किताब मंगाइए, पढ़िए और समझिए कि इस देश में आरक्षण और जाति की बहस क्या है। फिलहाल लौटिए उस रिपोर्ट पर जिसके वास्ते मैंने ये बात शुरू की थी। ब्रिटिश गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने भारत की आरक्षण प्रणाली की प्रशंसा करते हुए इसे आम लोगों को सशक्त बनाने का एक प्रभावी तरीका बताया। ऑक्सफैम ने सोमवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की बैठक में अपनी शुरुआत में ही वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आरक्षण नीति राजनीतिक सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है। इसमें यह भी कहा गया है कि जहां दुनिया भर में अरबपति राजनीति पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत की नीतियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने में एक आमूलचूल अवसर उपलब्ध कराने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यही रिपोर्ट है जो बताती है कि दुनिया की 25% आबादी को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। यही रिपोर्ट है जो बताती है कि अरबपतियों की संपत्ति में पिछले 1 साल में
$2.5 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है और यह राशि लगभग 4.1 अरब लोगों की संपत्ति के बराबर है। 6-6.5 अरब पूरी दुनिया की जनसंख्या है। तो इस दुनिया के लगभग 2/3 लोग जितनी संपत्ति रखते होंगे उतनी दुनिया के चंद अरबपतियों के पास है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि यही अरबपति पूरे देश की राजनीति, दुनिया की राजनीति चलाते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि उदाहरण के तौर पर समझिए, अमेरिका के सारे मीडिया हाउस 4 परिवारों के पास हैं और जिन परिवारों के पास है उनका पैसा सरकारी चुनाव में खर्च होता है और सरकार बनाने गिराने में बड़ी भूमिका मीडिया की होती है। फिर जिसका दाना उसका गाना। आइए भारत लौटते हैं और हम अगर आपसे पूछें कि भारत के 100 टेलीविजन चैनल ले लीजिए, 100 में 99 चैनल मैं कह दूं, गलत होगा तो आप तथ्य दे करके मुझे गलत साबित करिएगा। मेरा दावा है कि 100 में 98-99 चैनल 2 परिवारों के पास हैं। दोनों, ए फॉर एप्पल और ए फॉर, आप नाम जोड़ लीजिए। क्या भारत में यह गैर बराबरी नहीं है? क्या भारत में उन्हीं 2 पूंजीपतियों का पूरे देश के सत्ता संसाधन पर नियंत्रण नहीं है? क्या भारत के इस रिपोर्ट से भारतीयों को राष्ट्र खतरे में या राष्ट्र की संकल्पना नहीं समझ में आती कि 100 अरबपतियों की सूची में एक भी दलित, एक भी आदिवासी नहीं? मैं तो कहता हूं पिछड़ा भी नहीं है। मैं गलत हूं तो फिर से मुझे आंकड़ों के साथ गलत साबित कर दीजिएगा। यानी देश के 100 अरबपति, उसमें ना एक दलित है, ना एक पिछड़ा है, ना एक आदिवासी है, जिनकी आबादी इस देश में 85 से 90% है। तो असमानता केवल आर्थिक नहीं है, यह असमानता ठोस रूप से बुनियादी तौर पर सामाजिक है, यानी जाति के आधार पर बटी हुई है। इसलिए मैंने आपको अपनी किताब पढ़ने के लिए कहा, इसलिए नहीं कि मेरी किताब है, पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो ऐसी रिपोर्ट फिर आएगी, आपको पता ही नहीं चला। 3 दिन पहले भारत के अखबारों में छपी, और पता है कहां से मैंने ये रिपोर्ट ली? दैनिक भास्कर के अंग्रेजी संस्करण में छपी थी, वायर ने छापी थी। क्या आपको यह खबर पता चली कि भारत के एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की तारीफ दुनिया का एक संस्थान कर रहा है और भारत में इसको नहीं दिखाया गया? अगर इस देश के 100 मीडिया चैनल में से 98-99 2 परिवारों के पास नहीं होते तो क्या यह खबर छुपाई जाती? भारत में तो इसकी तारीफ होनी चाहिए थी ना, कि भारत में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण देकर के उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान करने की जो नीति बनाई गई है, यह आखिरी पायदान पर खड़े बहुत बड़े तबके को मुख्यधारा में लाने में कारगर साबित हो रही है। अगर यह बहस हो जाती या यह खबर आप तक पहुंच जाती तो आरक्षण को गाली कैसे आप देते? अब जरा इन कथावाचकों को सुनिए, ये जो नए नए विश्व गुरु बनाने का ठेका लिए हुए हैं। विश्व गुरु बनाने का प्रोजेक्ट किसका है आप समझ रहे हैं ना? आरएसएस का। आप हमें रोज सुनते होंगे तो हम लोग लगातार इस बात को बताई। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत में धर्म की गाड़ी पर, ड्राइविंग सीट पर अगर धर्म बैठा होगा तो दुनिया में विश्व गुरु बना रहेगा भारत। वो शक्ति जहां ड्राइव करती उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म अगर ड्राइविंग सीट पर रहेगा तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि अपनी स्क्रीन पर ये जरा नमूनों को देख लीजिए। ये सारे कथावाचक, कोई भूत भगा रहा है, कोई झाड़ फूंक करवा रहा है, कोई पाखंड और अंधविश्वास फैला रहा है। तो ये सब तो ऑलरेडी विश्वगुरु बना चुके हैं भारत को। मोहन भागवत जी क्यों परेशान है? अच्छा, इतना बड़ा कथावाचकों का टीम दुनिया में कहीं है भी नहीं। कोई पर्ची बना के इलाज कर देता है, कोई हवा में कैंची चला के कर देता है। दुनिया को क्या जरूरत है? दुनिया में पढ़ाई, कमाई, दवाई मिल नहीं रही, भारत में ऐसे इलाज हो जा रहा है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि ये वे कथावाचक हैं जो देश में घूम घूम कर धर्म की कथा कहने के आड़ में आरक्षण का विरोध करते हैं, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताते हैं। ये सारे कथावाचक, एक आध सैंपल देख लीजिए। हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा। पर मैं तो यही कहूंगा कि जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, 78 साल हो गया, वो आरक्षण कंटिन्यू है
और उसके लिए जूझ रहे हैं उनके लोग कि ये ना खत्म किया जाए, ना खत्म किया जाए। और इसके बाद अब आप सोचिए कि इसी आरक्षण की नीति ने भारत की बहुत बड़ी आबादी की जिंदगी में आमूलचूल बदलाव किया। और इसीलिए मैंने अपनी किताब आपको पढ़ने को कहा है कि पिछले 100 साल का इतिहास आप जान लीजिए, जाति जनगणना वाली मेरी किताब में, ताकि आपको पता चले कि आरक्षण पैदा कैसे हुआ, आरक्षण क्या है, और मंडल कमीशन क्यों कहता है कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं, केवल दर्द की दवा है। तो दर्द का दवा ठीक होना था। आरक्षण के बाहर जो सामाजिक आर्थिक नीतियां बनानी थी वो तो आपने बनाई नहीं, क्योंकि आप तो कोसने में लग गए कि आरक्षण से देश बर्बाद हो गया। और जब से ईडब्ल्यूएस आया तब से आबाद हो गया। सारी कटाप मेरिटधारियों की एससी एसटी ओबीसी से भी नीचे जा रही है ईडब्ल्यूएस की। और अभी यूजीसी ने एक पॉलिसी बनाई कि विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी बच्चों के साथ अगर कोई भेदभाव होगा तो तुरंत कंप्लेन करेंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। ये सवर्ण उसका विरोध कर रहे हैं। उस देश में आपको यह खबर कैसे पता चलती कि आरक्षण नामक नीति की वैश्विक मंच पर तारीफ हो रही है और चिंता जाहिर की जा रही है कि चंद अरबपतियों के हाथ में जब दुनिया चली जाएगी तो वे ही अरबपति चुनाव लड़वाएंगे, वे ही अरबपति सरकार बनवाएंगे, वे ही अरबपति नियम बनवाएंगे, नीति बनवाएंगे और उन अरबपतियों के हित में नीतियां बनेंगी। भारत में आपको नहीं समझ में आता। अब जरा अपनी स्क्रीन पर यह लिस्ट देख लीजिए। यह लिस्ट क्या कहती है? एयर इंडिया चली गई निजी हाथों में, पूरा एयरलाइंस निजी हाथों में। और एयरलाइंस के निजी हाथों में जाने का दो असर देखिएगा। उस निजी हाथों में जाने पर एक नियम बनाया सरकार ने, तो इंडिगो ने स्ट्राइक कर दी, पूरा हवाई यात्रा ठप हो गई। सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि लगभग 90% में से 60% एयरलाइंस एक कंपनी की थी। बंद कर दिया तो सरकार झुक गई, क्योंकि हंगामा मच गया पूरे देश में। मोनोपोली जब बिजनेसमैन की होती है ना, चंद पूंजीपतियों की, वो जैसे चाहेगा नटोला पकड़ेगा, हमारे भोजपुरी में कहते हैं नटोला टाइट कर देगा, तो गर्दन दबाओ जीभ बाहर आ जाएगी। तो यही किया, लेकिन बिक गया है। और जो जो प्राइवेट चीजों बिकी हुई हैं उनमें आरक्षण नहीं है। इसलिए मैं ये प्राइवेट जो निजीकरण है इसका सवाल रख करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कि ये निजीकरण हो क्यों रहा है, ताकि आरक्षण खत्म हो जाए अपने आप। संविधान है बाबा साहब का, मंडल कमीशन है, तो आप आरक्षण को सीधे तो खत्म कर नहीं पाएंगे। आप सारी चीजें बेच दीजिए, क्योंकि सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में ही ये बचा हुआ है। तो पहला एयर इंडिया, दूसरा शेयर मार्केट, जितने पीएसयूज और सीपीएसईसीज हैं उन सब में जहां प्रबंधन नियंत्रण होता है वो सब निजी हाथों में चला गया। वहां एससी एसटी ओबीसी है नहीं। जैसे एलआईसी, पीपीएल, आईपीसीएल, टाटा कम्युनिकेशन, इन सब ने अपनी हिस्सेदारियां प्राइवेट संस्थाओं को बेच दी हैं। और अभी आगे आए उससे पहले इसी बार संसद सत्र में एलआईसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में 100% एफडीआई को ओपन कर दिया है। किसने? स्वदेशी का नारा लगाने वाले ने, स्वदेशी का नारा लगाने वाली बीजेपी ने, राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाली बीजेपी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% खोल दिया विदेशी पैसे के लिए। बजाइए ताली, न ताली बजा पाए तो डमरू बजाइए प्रधानमंत्री की तरह। निजीकरण की योजनाओं में बीपीसीएल, एससीआई, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन हंस, जाने कितने निगम थे। उन निगमों में फॉरेन की, प्राइवेट की हिस्सेदारी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इन सब में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बूम करा दिया गया, यानी अब पॉलिसी मेकिंग इन सब में प्राइवेट। आपने पिछले दिनों सुना था ना कि अडानी भी वो करेंगे, अडानी भी न्यूक्लियर एनर्जी में अपना पैसा लगाएंगे। यह है निजीकरण। शिक्षा बिक गई है, उसके लिए तो नया आ ही रहा है उच्च शिक्षा आयोग। अब इसके बाद बचा क्या? इसलिए मैं ये सारी बात बता रहा हूं कि उधर आपको कहीं शंकराचार्य कुंभ में नहाने जा पाएंगे कि नहीं, सारी डिबेट उसी पर हो रही होगी। सारी डिबेट इसी पर हो रही होगी कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं। कथावाचक घूम घूम के कथा कहेंगे धर्म की, और दलित पिछड़े सबसे ज्यादा इसी में परेशान होंगे, हे धर्म नहीं बचेगा तो हम कहां बचेंगे। अरे देखो तुम्हारे आरक्षण पर क्या चल रहा है। दुनिया की पॉलिसी तारीफ कर रही है और तुम्हारे देश की गवर्नमेंट जिसकी दुनिया में तारीफ हुई उसको खत्म कर रही है। ताकि समझदार अगर होंगे आप तो इतने से समझ जाएंगे, वरना धर्म खतरे में है उधर बचाने जाइए या
अच्छा सा डमरू खरीद के ले आइए और डमरू बजाइए। अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आपके बच्चे गुलाम पैदा होंगे। गुलामी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। इसलिए अगर बचा सकते हैं और खतरे में कुछ है तो संविधान, रिजर्वेशन, एजुकेशन, इन सब को बचाइए। धर्म वाली लड़ाई छोड़ दीजिए उनके लिए। अगर नहीं समझते हैं तो फिर हमारा क्या है साहब। इस रिपोर्ट को पढ़ना हो तो लिंक में इस रिपोर्ट को भी डाल दिया हूं। बाकी फिलहाल इतना ही, समझदार को इशारा काफी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जाते आते सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।